प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम प्रश्नावली 12.1, 12.2 के कुछ सवालों को बताया था। आप इनमें से सभी सवालों को हल करिएगा। आज हम इसकी अंतिम प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम आज पहला सवाल बता रहे हैं। प्रश्नावली 12.3 का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है। इस तरह का एक वृत्त है। ये जो वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग दिया गया है वह किस तरह से है। एक तो यहाँ पर वृत्त के सेंटर से वृत्त का व्यास दिया गया है। यह है ROQ दिया है, और फिर इस तरह से यहाँ पर एक P दिया है बिंदु। और जो छायांकित भाग है वह कौन कौन सा है। तो ये जो हिस्सा है ये छायांकित भाग है। इसको हम जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, यह पूरा छायांकित भाग है। और इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी यह जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ से देख लीजिए, यही जो हिस्सा है, इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। यहाँ भी है ये जो हिस्सा रेड कलर से जो हम छायांकित कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इसमें क्या क्या दिया है। तो एक यहाँ पर दिया है कि PQ बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और फिर PR बराबर दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक आर्टिकल आपको बता दें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि कोई एक हम वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र वो है, और इसका व्यास मान लीजिए कि हमने जो है AB लिया। तो इस वृत्त का व्यास AB इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है। तो इस अर्धवृत्त में वृत्त के व्यास द्वारा अगर आप कोई भी कोण बनाते हैं, अर्धवृत्त में वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, कहीं से भी अगर इसको मिलाते हैं तो ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। कहीं भी आप बना लीजिए तो ये क्या होगा, 90 अंश का होगा। यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये जो भी हम इसमें कोण बनाएंगे, ये सब के सब क्या होंगे, 90 अंश का होंगे। यानी कहीं भी आप इधर भी बनाएंगे तो भी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इसका हमें प्रयोग यहाँ पर करना है। देखिए, इसमें ये अर्ध एक व्यास है, तो इस व्यास के द्वारा अर्धवृत्त में देखिए एक कोण बना हुआ है, और ये कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा। इसका हमें प्रयोग करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इसे मिटा देते हैं।
इसका आप ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो छायांकित भाग है वह एक अर्धवृत्त में बना हुआ और उसमें एक त्रिभुज भी बना हुआ। तो यदि हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा भाई? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला यही जानते हैं कि वृत्त का अगर कोई वृत्त दिया हो जिसकी त्रिज्या आर हो तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ चूंकि अर्धवृत्त है तो इसका आधा हो जाएगा यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई समकोण त्रिभुज दी गई हो तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो यहाँ भी 1/2 गुणे आधार गुणे क्या कर दीजिए? ऊंचाई कर दीजिए। अब हमको इस आर का मान देखिए नहीं पता है, दिया ही नहीं है, और यहाँ पर आधार और ऊंचाई तो दी गई है क्योंकि हमने जब इसको समकोण बनाया तो देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का मान दिया है 24, यहाँ से यहाँ तक 24 है, और पी आर, तो पी आर यह है तो ये आधार हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये तो मैं लिख सकता हूँ कि -1/2 आधार हो जाए कितनी, जो है आधार होगा जो है पी आर और गुणे ऊंचाई कितनी होगी? पी क्यू। लेकिन यहाँ पर आर का मान मुझे नहीं पता है जो कि मुझे यहाँ पर निकाल के रखना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आप ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी त्रिभुज कौन सा है भाई? पी क्यू आर में क्या होगा भाई? पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग और धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है भाई? तो कर्ण है यहाँ पर क्यू आर, तो ये हो गया क्यू आर का वर्ग बराबर क्या होगा? इसमें लंब क्या है भाई? तो लंब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो लंब है वह है क्यू पी या पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग, धन आधार कितना भाई? पी आर है, तो पी आर का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर का वर्ग बराबर क्या होगा? पी क्यू, तो पी क्यू कितना है भाई? 24 का वर्ग, अधन आधार कितना है? 7 का वर्ग, 24 का वर्ग होगा 576, अधन 7 का वर्ग होगा 49, ये जोड़ेंगे तो होगा 625। तो क्यू आर का वर्ग हो गया 625, तो क्यू आर बराबर क्या होगा? रूट में 625 यानी इसका वर्गमूल निकलेगा तो होगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको निकालेंगे 25 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा भाई? इसका आधा होगा, 25 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा जो है ये व्यास निकल गया, यानी व्यास आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। इस वृत्त की जो है क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में क्या जो दिया था उसके अनुसार हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। तो यहाँ क्वेश्चन में पी क्यू दिया है कितना? जो है 24 दिया है, और पी आर कितना दिया है? ये जो है 7 दिया है। तो हमने क्यू आर का मान ज्ञात कर लिया। अब क्यू आर का जो मान ज्ञात किया इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या होगा भाई? 1/2 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22/7, गुणे आर का मान कितना है? 25/2 का वर्ग, और माइनस ये मान आप फिर यहाँ पर भर दीजिएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी आर का मान देखिए कितना है? 7, और गुणे यहाँ पर ये ऊंचाई कितनी है? यह पी क्यू है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी, ठीक है।
तो 24 हो गई। तो अब आप क्या काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 24 कितनी बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 2 से इसको भी काट दीजिए, कितना होगा 11। तो ये हो गया 11 गुणे 625, अब बटा हो गया 7। देख लीजिए, तो 625 बटा ये 2 का वर्ग 4 होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम क्या कि 7 गुणे 4, ठीक है, क्योंकि 25 गुणे 25 625, अब गुणे 11 कर लिया, अब बटा 2 का वर्ग क्या हो गया 4, अब बटा 7 है, माइनस ये हो गया कितना 12 सत्ते 84, ठीक है। अब इसको देखिए, हम अगर काटना चाहें तो ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर होगा 7 दूनी 14, देख रहे हैं ना, तो नहीं 7 चौको 28 होगा यहाँ पर। तो जो 28 होगा, हम अगर इसमें से अगर इसको काटना चाहें तो ये नहीं कटने वाला है, क्योंकि अब ये ना तो 7 से कटेगा और न ही ये 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा हम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 और 22 5 27 और फिर हो गया 11 छके 66 और 2 कितना हुआ 68, अब बटा हो गया 7 चौको 28, अब माइनस कितना हो गया 84, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पर देखिए जो है हम क्या करेंगे कि इस 28 का इसमें गुणा करा देंगे। तो 28 का गुणा कराएंगे तो यह हो गया 6875 माइनस ये 84 गुणे 28, अब बटा हो जाएगा कितना 28। और अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद इसमें से इसको घटा लीजिएगा और जो आएगा उतना बटा 28 कर लीजिएगा। यदि यह कटने वाला होगा तो काटिएगा और नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वर्ग मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ग मात्रक। तो यह इसका क्षेत्रफल हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ज्ञात कर लिया। आप इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा करा दीजिएगा, गुणा कराने के बाद इसको घटा दीजिए और टोटल का बटा 28 कर लीजिएगा, या अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला होगा तो आप इतना ही आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसमें के क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह से है, बहुत सिंपल है, उसको सॉल्व करेंगे। 3 4 5 6 ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उसको आप हमें बताइएगा, तो मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका चैप्टर 13वां है, ठीक है। तो अब हम 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, अब जो पढ़ना है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर उन सभी चीज़ों को बस केवल रिवाइज कर देते हैं, ताकि आपके जो कुछ भी भूला होगा वो सारी चीज़ें पुनः एक बार याद हो जाएंगी। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें किन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, वो कौन कौन सी आकृतियां होती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो आकृति होती है वह होता है घन, दूसरा जो आकृति होता है वह होता है घनाभ, तीसरा जो आकृति होती है वह होता है बेलन। इस बेलन में हमें 2 तरह की आकृतियों को पढ़ना है, एक ठोस बेलन और दूसरा खोखला बेलन, ठीक है ना, खोखला बेलन। फिर हमें चौथे नंबर पे जो पढ़ना है वह है शंकु। शंकु में हमें शंकु का छिन्नक भी पढ़ना है। छिन्नक
यानी शंकु का छिन्नक भी हमें ज्ञात करना है। फिर 5वें नंबर पर पढ़ना हमें गोला, और गोला में भी हमें ठोस गोला के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद खोखला गोला भी पढ़ना है। खोखला गोला भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। इस गोले में हमें अर्ध गोले का भी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना होता है। अर्ध गोला, और अर्ध गोले में भी हम ठोस अर्ध गोला और खोखले अर्ध गोले की बात करेंगे। ठीक है, ये पिछले कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं, तो हम इसको एक बार पुनः आपको याद करा देते हैं, इसके सभी फार्मूले को, ताकि आप इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में जानने से पहले हम ये जाने कि ये आकृतियां बनती किससे हैं। तो जो घन होता है वह जो है वह वर्ग से मिलकर बना होता है। जो घनाभ है वह आयत से मिलकर बना होता है, आयत से निर्मित होता है। बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला चाहे ये जो भी आकृतियां लेंगे, ये सभी वृत्त से मिलकर बने होते हैं। यानी इनको निर्मित करने में वृत्त का हाथ होता है, इनको जो है घनाभ को बनाने के लिए आयत होता है, और घन जो है इसको निर्मित करने के लिए वर्ग की सहायता हमें लेनी पड़ती है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करते हैं। वर्ग के आप जानते ही हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का वर्ग होता है। आयत के लिए भी आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये वृत्त को भी आप जानते ही हैं। लगभग ये चीज़ें हम सिर्फ इनके बारे में एक बार याद दिला देते हैं कि घन किसे कहते हैं, और घन की जो फार्मूले हैं वो क्या क्या होती हैं, इसकी आकृतियाँ कैसे होती हैं। ठीक है, तो एक हम जो है आकृति बनाते हैं, जो आप देखे भी होंगे, जैसे पासा आप देखते हैं वो घन का ही है, एक संरचना। तो यहाँ पर एक हम घन बना लेते हैं। ये जो आकृति हम बना रहे हैं, इस आकृति को हम घन कहते हैं। ये जो आकृति है वह किसकी है भाई, घन की है। यानी घन की अगर बात करें हम, तो घन में जो लंबाई होती है और जो इसकी यह चौड़ाई होती है, यहाँ से इसकी यह चौड़ाई होगी और ये इसकी ऊंचाई होती है, ये आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। अगर ये घन की एक भुजा ये है, दूसरी भुजा भी ये होगी, और तीसरी भुजा भी क्या होगी, ये होगी। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इस घन को देखिए, तो मैंने शुरू में बताया कि ये घन जो है किस प्रकार से बना होता है। देखिए, वर्ग से मिलकर बना होता है। जब लंबाई चौड़ाई बराबर, तो ये जो चतुर्भुज है वो वर्ग है। तो ये वर्ग नीचे वाला है, तो ऊपर भी वर्ग है, इधर भी वर्ग है, इधर भी वर्ग है, और ये सामने और इसके पीछे भी वर्ग ही बना हुआ है। तो अब हमें इसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो घन का बाहरी पृष्ठ दिख रहा है आपको, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके पीछे के पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके इस साइड का पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसके इस साइड का, विपरीत साइड के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पर घन का आयतन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आयतन कितना होगा। आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हुआ, ऊंचाई। ऊंचाई, तो इसमें लंबाई जो भुजा है वो कितनी है, ये है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये हो क्यूब हो जाएगा, अर्थात भुजा का क्यूब हो गया। समझ रहे हैं। तो घन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब, मात्रक क्या होगा, घन मात्रक होगा। ठीक है ना।
यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमने किया तो देखा कि लंबाई भी जितनी बड़ी है उतना ही चौड़ाई उतना ही ऊंचाई है, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का क्यूब हो जाएगा। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो देखिए इसका हम अगर बात करें इस पृष्ठ का, तो ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा अर्थात ए स्क्वायर। तो इतना ही ऊपर भी होगा ए स्क्वायर, इतना ही साइड में होगा ए स्क्वायर, इसके विपरीत इधर और इधर। तो ये कितना होगा, अगर एक यहाँ पर 6 पृष्ठ हैं, देखिए एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ, इसके सामने, इसके पीछे, इधर और इधर मिलके 6 पृष्ठ है। एक पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा वर्ग मात्रक। अब इसमें एक और चीज, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी कभी पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो एक ऊपर का यानी छत का और नीचे जमीन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हटा देंगे तो और सभी दीवालों का क्षेत्रफल आप बताएंगे तो वही इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कराएंगे। तो यानी ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर घटा दीजिए तो ये होगा 4a स्क्वायर, और चूंकि ये भी क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक होगा। यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी छत का और जमीन का ये क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल ही इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जो कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज और इसमें पूछा जाता है कभी कभी, घन का विकर्ण कितना होगा। तो घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है भाई, तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। मान लीजिए इस कोने से इस कोने को जब आप मिलाएंगे तो ये घन का विकर्ण कहलाता है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसको मिलाना पड़ेगा। देख लीजिए ये मिलाएंगे तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसका मान कितना होगा भाई, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा क्या, a स्क्वायर धन a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा √2a। अब इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग होगा, तो a स्क्वायर धन इसका वर्ग करेंगे तो 2a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3a होगा, तो ये होगा √3a, अर्थात घन का विकर्ण होगा √3a और ये मात्रक होगा। ठीक है ना, यानी सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है, घन का तो हो ही गया, घनाभ के बारे में जानना है कि घनाभ का जो है आयतन कितना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, और घनाभ का जो है विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद घनाभ, तो घनाभ की भी हम एक आकृति यहां बना देते हैं। ये एक आकृति हमने बनाया जो क्या है, घनाभ है। देख लीजिए ये आकृति जो है क्या है, घनाभ की है, और इस आकृति में जो अंतर है वो क्या है, इसकी लंबाई भी अलग होती है, इसकी चौड़ाई भी अलग होती है, और इसकी ऊंचाई भी डिफरेंट होती है। मतलब घन में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तीनों अलग अलग होता है। हमने मान लिया कि इस घन की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो इस घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन इस घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होगा वह लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होगा, अर्थात l इंटू बी इंटू एच होगा, और जो इसका मात्रक होगा वो घन मात्रक होगा। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये देखिए आयत है, ये जो घनाभ है वो क्या है भाई, आयत है। देखिए नीचे का हिस्सा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l इंटू बी, ऊपर भी होगा l इंटू बी, तो क्या होगा l इंटू बी धन l इंटू बी क्या होगा 2lb। फिर इधर देखिए b इंटू एच, ये वाला हिस्सा होगा b इंटू एच, तो इधर भी होगा b इंटू एच। सामने क्या होगा भाई,
तो ये लंबाई और ये ऊंचाई हो गया, तो क्या होगा, इधर सामने वाला जो हिस्सा है ये होगा लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी यल इंटू एच होगा, यल इंटू एच होगा। तो ये जितना होगा उतना ही इसके पीछे होगा। तो क्या क्या मिल गया भाई, यह हो गया कि 2LB प्लस 2 जो है BH और प्लस B इंटू एच और प्लस 2 क्या होगा, यल इंटू एच होगा। तो 2 को कॉमन लीजिए तो LB प्लस BH प्लस LH होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और जब यहाँ पर ये कह दे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो यह नीचे का और ऊपर का छूट जाएगा, मतलब नहीं निकालेंगे, तो शेष तो यहाँ LB 2LB छोड़ दीजिए तो यही होगा, तो 2BH और प्लस 2LH होगा। तो 2 को कॉमन लीजिए, 2H को कॉमन लीजिए तो क्या होगा, B प्लस यल होगा। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो कि वर्ग मात्रक होगा, ये भी वर्ग मात्रक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जाना। हम इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।